हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज साहिल राठौर, योर एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जानदार लेक्चर में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, क्लास 11th अकाउंट्स का। और ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अकाउंट्स क्लास 11th का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है जर्नलाइजिंग, और ये अकाउंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हो ये बैकबोन है अकाउंट्स की। अगर ये आ गया तो आपकी 80% अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे से सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये हर कॉन्सेप्ट का बेस है। जर्नल एंट्रीज, जर्नलाइजिंग हर कॉन्सेप्ट का बेस है अकाउंट्स में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज लेक्चर 7 में हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हम इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपसे कैसी भी कोई भी एंट्री पूछ ले, कोई भी ट्रांजेक्शन पूछ ले, उसकी जर्नल एंट्री पूछ ले, आप कैसे भी बता सकते हैं। इतना डिटेल में हम इसको समझेंगे, लॉजिक से समझेंगे, इसके रूल्स समझेंगे, और बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर ये टॉपिक इजी हो गए तो मैंने आपसे बोला है अकाउंट्स आपके लिए इजी हो जाएगी। तो आपका 100% फोकस आज की इस क्लास में चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस लेक्चर को वन शॉट में पूरा देखें, बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं मैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मैं भी बताऊंगा इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं जो जो चीजें नोट करवा रहा हूं वो आपको नोट करनी है। तो आप लोग एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठे, और जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं उसे नोट करते जाएं, समझते जाएं। हम यहीं पे ही रूल्स याद करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, एजुस्काइज का टेलीग्राम चैनल, जिस पे हम फ्री में नोट्स अपलोड कर देते हैं। जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके नोट्स हम अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं उसे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। अब हम इस नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले हम माता सरस्वती से आशीर्वाद ले लेते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ बनी रहें और हम अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करते रहें। ये 3 C's सक्सेस मंत्रास हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं। क्लैरिटी, हमेशा हर चीज की क्लैरिटी रखिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। तो आप भी बहुत जल्द सक्सेस होंगे और अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस लेक्चर के, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो बेस हैं। वो रूल्स अगर आप नहीं समझोगे तो जनरल एंट्रीज आपके लिए करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम रूल्स समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, इसके रूल्स हम अच्छे से इसमें समझेंगे। दूसरी चीज, दो मेथड्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। हम इन दोनों अप्रोचेस को सीखेंगे जनरल एंट्री करने के लिए। इसके बाद हम जर्नलाइजिंग का मतलब, जनरल का मतलब जानेंगे, क्या होता है, क्यों करा जाता है, ये सब चीजें देखेंगे। और एट लास्ट हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस लेक्चर में कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आप बहुत ईजीली किसी भी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे, आपने बुक्स, अपनी नोटबुक निकाल ली होगी, अपना पेन निकाल लिया होगा, और आप लोग रेडी होंगे अपने पूरे फोकस के साथ। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहले रूल्स देखते हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से। पहले हम अच्छे से सीखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में समझा चुका हूं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और लेक्चर 6 में भी समझाए थे मैंने, दोनों लेक्चर्स में समझाए थे। इस लेक्चर में एक बार मैं फिर से डिटेल में समझाने वाला हूं। तो समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट्स आपको याद रखने हैं। कितने अकाउंट्स आपको याद रखने हैं? 3 अकाउंट्स याद रखने हैं। इन 3 अकाउंट्स के बेसिस पे हम इन रूल्स को याद करेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट जो आपको याद रखना है वो है रियल अकाउंट।
नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझना प्लीज। और अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करा है तो 2 लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म करा है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आप अगर पूरी अकाउंट्स कवर करना चाहते हैं तो लेक्चर 1 से लेकर बिल्कुल बिगिनिंग से हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाना स्टार्ट करा है। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन नहीं करना, आपको फ्री में ही देखना है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ देख सकते हैं स्टार्टिंग से। आपका अकाउंट्स बेस्ट हो जाएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आ जाते हैं। याद रखना, रियल अकाउंट में क्या जाते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के पास वो सभी रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। रियल अकाउंट के अंदर जितने भी एसेट होते हैं वो सभी आते हैं। अब एसेट का मतलब क्या होता है, जितनी भी रिसोर्सेस बिजनेस के पास है, जिस पे बिजनेस का मालिकाना हक है, मतलब जिस चीज पर बिजनेस की ओनरशिप है, वो सभी चीजें बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं। जैसे बिजनेस में फर्नीचर होगा तो वो मेरा एसेट है, मेरे पास कैश होगा तो कैश मेरा एसेट है, मेरे पास स्टॉक होगा, माल होगा तो वो माल भी मेरे एसेट्स हैं, मेरे पास कोई मशीन होगी बिजनेस में तो वो मशीन भी मेरी एसेट है। ऐसे ही कई सारी चीजें आपके बिजनेस में आपके पास होती हैं जिस पे आपके बिजनेस की ओनरशिप होती है, तो वो सभी चीजें आपके बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो सभी चीजें आपके बिजनेस के लिए? एसेट्स कहलाती हैं। तो हम देखते हैं, एसेट्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज होती हैं जो बिजनेस के पास है। एसेट्स क्या होती हैं? रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज बिजनेस ओन करता है वो सभी चीजें एसेट्स में आ जाती हैं। तो रियल अकाउंट क्या कवर करता है? एसेट्स कवर करता है। मतलब जितनी भी रिसोर्सेज आपके बिजनेस के पास है वो सभी चीजें रियल अकाउंट में आ जाती हैं, वो सभी चीजें एसेट्स कहलाती हैं। अब सुनो, इसका रूल क्या होता है रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। इससे पहले आप एक चीज और समझो, डेबिट एंड क्रेडिट ये दो टर्म्स हैं, ये दो साइड्स होते हैं, इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और आप इसको फॉलो करके अकाउंटिंग करते हो। ये डबल एंट्री सिस्टम है, एक साइड होता है डेबिट साइड और दूसरा साइड होता है क्रेडिट साइड। ये दोनों साइड्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, और इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट साइड होता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड होता है। दोनों इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स सीखना और समझना बहुत जरूरी है। तो रियल अकाउंट का डेबिट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब आपके बिजनेस में जो भी चीजें, जो भी एसेट्स आ रही हैं उन्हें डेबिट करो। ऐसी कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए ये रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस से जितनी भी चीजें जा रही हैं, ध्यान से सुनो, आपके बिजनेस से जितने भी एसेट्स जा रहे हैं आपके बिजनेस से बाहर, वो सभी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। इसीलिए रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, इस चीज को भूलना नहीं है प्लीज। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। ये था हमारा रियल अकाउंट जिसमें सारे एसेट्स आ रहे हैं। अब दूसरा जो अकाउंट है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आ जाता है? ध्यान से समझना बेटा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आता है या एंटिटीज आ जाती हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आ जाते हैं? पर्सन्स आ जाते हैं या एंटिटीज आ जाती हैं। समझो, पर्सन मतलब मान लो किसी ट्रांजेक्शन में कोई इंसान इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है ना? कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है किसी ट्रांजेक्शन में। दो इफेक्ट होते हैं, अगर रियल अकाउंट नहीं लग रहा दोनों साइड तो हम क्या लगाएंगे? पर्सनल अकाउंट लगाएंगे।
ये अकाउंट्स का यूज कैसे करना है, कैसे जनरल एंट्रीज करना है, वो चीज बाद में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, क्वेश्चन करते टाइम सीखेंगे। अभी आप ये देखो, पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आते हैं या एंटिटीज आ जाती हैं, मतलब या तो कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस। देखो, बिजनेस के नामों को, जो जो अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं हमारे आसपास, उन सभी को एंटिटीज बोलते हैं, बिजनेस एंटिटीज बोलते हैं उन सभी को। और पर्सन मतलब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति। पर्सनल अकाउंट में आता है रूल डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। ये कहता है हमारा पर्सनल अकाउंट। याद रखना, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गए दो अकाउंट्स। अब तीसरे अकाउंट पर चलते हैं। तीसरा अकाउंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या जाते हैं, इनकम्स या गेन्स और एक्सपेंसेस या लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आ जाते हैं। मतलब जो भी आपकी गेन है, जो भी आपकी इनकम है, वो आ जाएंगे, या जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपके नुकसान है, वो चीज कहां आ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन सभी को डेबिट कर दो। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो सभी डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हैं वो सभी क्रेडिट हो जाएंगी। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जो आप कमा रहे हो या जो आपने कमाया है, गेन्स जो भी हुआ है आपको, जो भी फायदा हुआ है, या एक्सपेंस या लॉसेस जो भी आपने खर्चा करा है या जो भी आपको नुकसान हुआ है। अगर इनकम्स हैं, गेन्स हैं, तो उन्हें क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। खर्चे हैं या नुकसान है तो उन्हें हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये थे तीन अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और इन तीनों के रूल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आपको क्या करना है, इन्हें नोट कर लेना है, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है, बाय हार्ट याद कर लेना है। मैंने आपको समझा दिए हैं। ये अप्रोच कहती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको तीन अकाउंट्स मिले, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल, जितने भी एसेट्स हैं वो आए बिजनेस में तो डेबिट, जाए बिजनेस से तो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये ट्रांजैक्शंस मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, कुछ 10 ट्रांजैक्शंस में लिखूंगा। इन 10 ट्रांजैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, इनकी जनरल एंट्रीज करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके, जो अप्रोच अभी हमने सीखी है। तो सबसे पहले मैं वो 10 जनरल एंट्रीज लिख देता हूं, फिर हम उनको करके देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 2 लाख। परचेस goods for rupees 15,000 for cash. Purchase furniture
from Rahul on credit ₹5,000। फोर्थ है sold goods for cash ₹10,000। फिफ्थ एंट्री है purchase machine for cash ₹50,000। सिक्स्थ एंट्री है sold goods on credit ₹20,000। सेवंथ एंट्री है purchase goods on credit ₹35,000। एट एंट्री है paid salary ₹10,000। नाइन्थ एंट्री है rent received ₹5,000। टेंथ एंट्री है wages paid ₹500। तो ये 10 एंट्रीज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इन 10 एंट्रीज की हम जर्नलाइजिंग करेंगे, इनके जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं हम इन 10 ट्रांजेक्शन्स की। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, आगे मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। अभी मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आगे हमने ड्रॉ करके रखे फॉर्मेट्स। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आता है एलएफ का, लीजर फोलियो का, एलएफ। इसके बाद आता है, इस साइड आता है डेबिट और इस साइड आता है क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा जर्नल एंट्रीज का। देखो लाइंस पे मत जाना, ऐसी खिंचा गई लाइंस। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये होता है फॉर्मेट, है ना। ये है फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है। हमारे क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, बट अभी हम वहां पर कुछ एंट्रीज करके देख रहे हैं, तो वहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया। प्लीज माइंड मत करना, वो लाइंस ऐसी ही खिंचाई हैं। चलो, क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करिएगा। हर चीज समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये मतलब अच्छे से लेक्चर्स चलते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। डेट की जगह पर अभी हम लिखते हैं नंबर्स फर्स्ट। डेट की जगह पर अभी हम नंबरिंग करते हैं फर्स्ट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी, ध्यान से समझना, प्लीज फोकस रखना यहां पर, ध्यान से समझना। फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए लगाए ऑनर ने बिजनेस में। इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बिजनेस जो होता है और बिजनेस का जो ऑनर होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ऑनर अलग है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की, ना कि बिजनेस के ऑनर की। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की करनी है, बिजनेस के ऑनर की नहीं करनी। हम बिजनेस को अलग मानेंगे, बिजनेस के ऑनर को अलग मानेंगे। अब जब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख, इसका मतलब है ये जो बिजनेस का ऑनर है ना, ये ऑनर जो है रामू प्रसाद,
ये जो ऑनर है बिजनेस का, इसने बिजनेस को पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए बिजनेस को कि ये 2 लाख रुपए बिजनेस ले लो, और बिजनेस उसने चालू करा कितने से, 2 लाख रुपए से। रामू प्रसाद ऑनर है बिजनेस का, इसने बिजनेस चालू करा बिजनेस को 2 लाख रुपए देकर। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, ना कि बिजनेस के ऑनर की कर रहे हैं। तो बिजनेस के पास 2 लाख रुपए कैश आया, समझो, बिजनेस के पास 2 लाख रुपए कैश आया। और हमारा रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, एसेट्स, कैश भी तो एक एसेट है, बिजनेस का ही तो है वो पैसा, बिजनेस को मिल रहा है तो वो पैसा बिजनेस का ही है, वो बिजनेस के पास आ रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो जो कैश है वो बिजनेस के पास आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखना, हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और लास्ट में लिखते हैं डेबिट वाली चीज के लिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, याद रखना कैपिटल जो होती है आपकी लायबिलिटी होती है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। कैपिटल क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए लिखाता है जितनी भी कैपिटल आप लगा रहे हो बिजनेस में, जो भी पैसा बिजनेस को चालू करते टाइम लगता है वो बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। तो वो एंट्री होती है, जैसे अभी इसमें कैश लगा है तो एंट्री हमने क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या लिखाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो टू वाला साइड होता है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट। ये थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़कर लिखाता है, यहां पर स्पेस छोड़कर हम लिखते हैं, आप समझने लगोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो कैश बिजनेस में आया, जो भी एसेट बिजनेस में आए डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस याद रखना हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इस केस में कैपिटल जो है क्रेडिट हो गई। टू कैपिटल अकाउंट, कितने लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, डेबिट साइड में लिख देंगे, 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 2 लाख रुपए लगाए उसने बिजनेस में, हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, बिजनेस में कैश आया और कैपिटल आई, बिजनेस में कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। अब नीचे एक चीज लिखाती है जिसको हम बोलते हैं नरेशन, ब्रैकेट में लिखाती है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। ध्यान से समझते चलना प्लीज, जिसको हम बोलते हैं नरेशन। ये हो गई हमारी एंट्री, इसके नीचे हम इस एंट्री की जानकारी लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग, ये बीइंग हमेशा लिखाएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट करा हमने कैश से, ये हमने वहां पर लिख दिया। अब हम लोग दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरी क्या है, परचेस गुड्स फॉर ₹15,000 फॉर कैश। फिर से एक कॉन्सेप्ट समझने की बारी आ गई। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स कहलाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स कहलाता है। मतलब अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए कपड़े जो हैं गुड्स होंगे। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए फर्नीचर गुड्स होंगे जो उसने बेचने के लिए रखा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान उसके पास है जो उसने बेचने के लिए रखा है वो सभी चीजें उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। समझे, गुड्स का मतलब समझे, गुड्स क्या होता है। अब जहां जहां गुड्स लिखा होगा वो मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने की या बेचने की बात हो रही है जो आप, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो आप कपड़े खरीद कर लाओगे, फिर उन्हीं कपड़ों को आप बेचोगे, तो वो सब कपड़े आपके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। ठीक है भाई, तो वो गुड्स खरीद कर लाया कैश में 15,000 रुपए के, 15,000 रुपए के वो गुड्स खरीद कर लाया, मतलब माल खरीद के लाया बिजनेस में। देखो, माल जब वो खरीदने जाएगा तो उसे खर्चा करना पड़ेगा, है ना, उसे खर्चा करना पड़ेगा। मतलब जब वो गुड्स खरीदने जा रहा है तो वो चीज उसके लिए क्या है, खर्चा है। ठीक है भाई, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर वो गुड्स खरीदने जा रहा है तो वो खरीदने जा रहा है मतलब वो खर्चा करने वाला है, वो उसका खर्चा है। गुड्स खरीदते टाइम हम उसको लिखते हैं परचेस
के नाम से। जब भी हम गुड्स खरीद के लाएंगे, ध्यान से सुन लेना, गुड्स बोल रहा हूं मैं, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जब भी आप वो चीज खरीद कर लाओगे, गुड्स खरीद कर लाओगे, आप उसको परचेस नाम से लिखोगे। किस नाम से लिखोगे? परचेस नाम से लिखोगे। अब मैंने इसको डेबिट इसीलिए करा क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। ध्यान से देखो, हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एंड नुकसान को भी हमें डेबिट करना होता है। यह अभी हमारा खर्चा है, इसीलिए हमने डेबिट करा। परचेस करना हमारे लिए खर्चा होता है, इसीलिए हमने परचेस अकाउंट डेबिट करा। परचेस अकाउंट डेबिट। कैश में खरीद के ला रहे हो 15,000 का, तो आपके पास से कैश जाएगा ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू, कैश जाए तो क्या करते हैं? क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, आप जब खरीदने जा रहे हो तो वो आपका खर्चा है। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। परचेस आपका खर्चा है तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जब भी गुड्स खरीदो, याद रखना परचेस नाम से ही रिकॉर्ड करोगे, और जब भी गुड्स बेचते हैं तो सेल्स नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स वाली एंट्री में अभी हम सीखने वाले हैं। तो दोनों साइड हमने 15,000 15,000 लिख दिया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स खरीद लिए। तीसरी जो एंट्री है, परचेस फर्नीचर। इस बार क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं लिखा। ध्यान से देखो, इस बार लिखा है फर्नीचर। हो सकता है मैं मेरा काउंटर बनवाना चाह रहा हूं मेरे बिजनेस में, तो वो फर्नीचर मैं मेरे यूज के लिए खरीद रहा हूं। राहुल से खरीदा, उधार में खरीदा। क्रेडिट मतलब होता है उधार। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। क्रेडिट मतलब होता है उधार। उधार में खरीदा राहुल से 5,000 रुपए का फर्नीचर। तो देखो, फर्नीचर आपके बिजनेस के लिए एसेट है, आप उसे खरीद रहे हो तो वो आपके बिजनेस में आ रहा है। फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस में जो भी एसेट्स आते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। देखो, मैंने उधार खरीदा, राहुल भाई से मैंने क्या करा? उधार खरीदा। तो मेरे पास से पैसे तो गए नहीं ना, तो मैं पैसे मतलब कैश को तो क्रेडिट कर नहीं सकता। मेरे पास से पैसे नहीं गए, मेरे पास से कैश नहीं गया, तो मैं कैश को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास से गया ही नहीं है। तो मैं क्रेडिट करूं क्या? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में कुछ तो करना पड़ेगा। फर्नीचर को तो मैंने डेबिट कर दिया। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैश तो जा नहीं रहा है मेरे पास से, लेकिन अब मैं किससे खरीद रहा हूं? गिवर कौन है? राहुल। राहुल जो है वो फर्नीचर हमें दे रहा है। राहुल हमें क्या दे रहा है? फर्नीचर दे रहा है। तो राहुल क्या हो गया? गिवर हो गया, और एंट्री क्या होती है? क्रेडिट द गिवर। राहुल हमें फर्नीचर दे रहा है तो राहुल क्या हो गया? गिवर हो गया। तो टू राहुल अकाउंट, क्योंकि राहुल हमें फर्नीचर दे रहा है तो हमने राहुल के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। हम उससे उधार खरीद कर लाए, इससे हमें पता चल रहा है कि राहुल को हमें पैसे देने हैं 5,000 रुपए, क्योंकि हमने उससे फर्नीचर खरीदा था उधार में। एंट्री क्या हो जाएगी? बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। ये एलएफ वाले कॉलम में क्या लिखा था इस चीज के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखो, अभी हम सिर्फ करके देख रहे हैं ऐसी 10 एंट्रीज। इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। मॉडर्न अप्रोच के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सेम होता है, यही एंट्रीज पास होंगी मॉडर्न अप्रोच की। मतलब मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके भी यही एंट्रीज पास होंगी, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको फॉलो करके भी यही जनरल एंट्रीज पास होने वाली है। तो सेम है दोनों, बस दोनों के तरीके अलग हैं समझने के, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप डिटेल में चाहते हो कि उसके साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हम थ्योरी के बाद करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो हम मॉडर्न अप्रोच से भी करके देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करके देखेंगे।
चीजें एंट्रीज दोनों में सेम होने वाली हैं। जो एंट्रीज है दोनों में सेम तरीके से पास होंगी, सेम डेबिट होगा, सेम चीज क्रेडिट होगी, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये थी हमारी तीसरी एंट्री। अब हम करते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपए के गुड्स बेचे। जब आप गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कैश में बेचे हैं। तो कैश जब भी बिजनेस में आता है, ध्यान से सुनो, कैश जब भी बिजनेस में आता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है बिजनेस में तो हम उसको डेबिट करते हैं। हम क्रेडिट क्या करेंगे, परचेस करते टाइम वो हमारा खर्चा होता था तो हम करते थे परचेस अकाउंट डेबिट। सेल्स जो होती है जब हम बेचते हैं तो उसमें हमारी इनकम होती है। सेल्स जो है वो आपकी इनकम है, वो आपको कमा के देगी। जब भी आप बिजनेस में बेचोगे, सेल्स करोगे तो वो आपको कमा के देगी, मतलब वो आपकी इनकम है। और जितनी भी इनकम होती हैं हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है वो सभी इनकम्स क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। तो सेल्स हमारी इनकम है तो हम इसको कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स हुई, सेल्स हुई 10,000 रुपए की। वेरी गुड, तो हम लिख देते हैं 10,000 दोनों साइड। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स बेच दिए। तो ये थी हमारी फोर्थ एंट्री। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर की एंट्री पे। फिफ्थ है परचेस मशीन फॉर कैश ₹50,000। हमने एक मशीन परचेस करी, गुड्स परचेस नहीं करें, मशीन परचेस करी है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, वो बिजनेस में आ रही है। क्या हो रही है, मशीन बिजनेस में आ रही है तो हम लिखेंगे मशीन मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में आ रही है। जो भी एसेट्स बिजनेस में आए उसे डेबिट कर दो। टू, हमने कैश में खरीदी तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन है, 50,000 रुपए की मशीन है, दोनों तरफ 50,000 50,000 लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग मशीन परचेस्ड फॉर कैश। कैश में हमने मशीन परचेज करी। सिक्स्थ एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। किसको बेचे हैं उसका नाम लिख लेते हैं, टू ऑफ क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000 टू किसको बेचे, रमेश। रमेश को हमने गुड्स बेचे। तो हमारे पास इसमें पैसे तो आ नहीं रहे क्योंकि हमने उधार बेचे हैं। हर चीज ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल है। आपने अगर गुड्स उधार बेचे हैं तो आपके पास कैश तो आएगा नहीं, कैश आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन आपने गुड्स बेचे हैं तो सेल्स तो करी आपने, मतलब टू साइड में सेल्स तो लिखाएगा, टू सेल्स अकाउंट तो लिखाएगा। लेकिन हम डेबिट क्या करें, देखो सेल्स करी है, सेल्स इनकम है, तो वो तो क्रेडिट कर दी हमने, वो तो हमने क्रेडिट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट क्या करें, गुड्स किसके पास जा रहे हैं, गुड्स का रिसीवर कौन है। इसमें रमेश जो है वो गुड्स रिसीव कर रहा है। अब देखो हमारे पास कैश नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, रमेश भैया को पकड़ लेते हैं और रमेश लिख देते हैं, रमेश अकाउंट डेबिट। क्योंकि जो रमेश है वो गुड्स का रिसीवर है, उसके पास गुड्स जा रहे हैं, उसके पास से कैश नहीं आ रहा। तो हमने एंट्री कर दी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स हमने बेचे हैं, 20,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, दोनों तरफ 20,000 20,000 लिख देते हैं। क्या कहता है रूल पर्सनल अकाउंट का, कि जो भी रिसीवर है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। इस केस में हमारे पास कैश तो आ नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे। अगर कैश आ रहा होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते। रियल अकाउंट का कुछ नहीं आ रहा तो हम आ गए पर्सनल अकाउंट पे। हमने देखा पर्सनल अकाउंट में रमेश जो है वो गुड्स का रिसीवर है, तो रमेश अकाउंट डेबिट कर दिया और सेल्स हो रही है तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। बीइंग
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार में गुड्स बेच दिए। ये थी हमारी 6th नंबर की एंट्री। अब हम देखते हैं 7th एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000, 35,000 रुपए के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे। किससे खरीदे? ऑन क्रेडिट ₹35,000 फ्रॉम आर के ट्रेडर्स। आर के ट्रेडर्स से खरीद लिए। अभी हमने अज्यूम कर लिया कि हमने आर के ट्रेडर्स से खरीदे हैं। हमने गुड्स परचेस करे तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेस खर्चा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू। गुड्स का गिवर कौन है? देखो इसमें हमारे पास कैश तो जा नहीं रहा, तो हम कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते, लेकिन कोई गुड्स हमें दे रहा है। कौन दे रहा है? आर के ट्रेडर्स हमें गुड्स दे रहा है, क्योंकि हमने उससे परचेस करे, तो वो क्या है? गिवर है। तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है, तो हम आर के ट्रेडर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू आर के ट्रेडर्स अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स हमने उससे खरीदे हैं? 35,000 रुपीज के। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदे उधार में। अब हम लोग देखते हैं 8th नंबर की एंट्री, पेड सैलरी ₹10,000। ठीक है भाई, सैलरी पे करिए, हमने 10,000 रुपये सैलरी पे करी है। सैलरी जो होती है वो बिजनेस के लिए खर्चा होती है। सैलरी क्या होती है? बिजनेस के लिए खर्चा होती है। हमने सैलरी पे करी तो क्या होगा? खर्चा है ना सैलरी, तो हम लिखेंगे उसके नाम से सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी का खर्चा हमेशा सैलरी नाम से लिखाता है, वो खर्चा है इसलिए डेबिट साइड लिखाया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू। सैलरी कैसे पे करते हो? कैश में पे करते हो, तो टू कैश अकाउंट। कैश या बैंक से पे करते हैं, बैंक से चेक से दी होती तो टू बैंक अकाउंट, कैश से पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो अभी हम क्या मानेंगे? कैश में पे करी होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी है सैलरी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। कितनी है सैलरी? 10,000। 10,000 बीइंग सैलरी पेड, सैलरी दे दी। तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है। जो भी खर्चा होता है वो डेबिट साइड में लिखाता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। ऑल द एक्सपेंसेस आर इन डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा डेबिट साइड हो गया। कैश गया, हमने सैलरी पे करी तो टू कैश अकाउंट। एसेट्स जाए बिजनेस से तो क्रेडिट। 9th एंट्री देखते हैं, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। रेंट इस बार आपको मिला है, मतलब ये रेंट जो है आपकी इनकम है। ध्यान से सुनो बच्चा पार्टी, ये रेंट आपकी इनकम है, ये रेंट आपको मिला है। रेंट रिसीव्ड। रेंट कैसे मिलेगा? कैश में मिलेगा। तो बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश। जब भी बिजनेस के पास कोई एसेट आए जैसे कैश, तो उसको क्या कर देंगे हम? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। और रेंट इस बार हमारी इनकम है, जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लिखाती है, तो टू रेंट अकाउंट। ये रेंट इस बार हमारी इनकम है, इसलिए ये रेंट हमारा क्रेडिट साइड में लिखाया। कितना रेंट मिला हमको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बीइंग रेंट रिसीव्ड। ये रेंट हमको मिला है, ये हमारी इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में लिखाया। सैलरी हमारा खर्चा थी, इसलिए वो डेबिट साइड में लिखाई। लास्ट एंट्री है वेज पेड ₹500। वेजेस मतलब होती है जो हम मजदूरी देते हैं लेबर्स को, वो उसको हम वेजेस बोलते हैं। वेजेस हमने पे करे हैं, तो वेजेस हमारे लिए खर्चा है, तो हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू। वेजेस कैसे पे करोगे आप? कैश में पे करोगे, तो टू कैश अकाउंट। वेजेस खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में लिखा, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 रुपये। 500 रुपये बीइंग वेजेस पेड।
तो ये थी हमारी 10 एंट्रीज जो हमने समझने के लिए लिखी। इन एंट्रीज को पास करके देखा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी, लेकिन ये थी सिर्फ शुरुआत। अभी हम बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे और फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मतलब ये लेक्चर बहुत खतरनाक तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा देने वाला है। आ जाते हैं हम अपनी मॉडर्न अप्रोच पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लिखते चल रहे होंगे, आप सभी लोग अच्छे से समझते चल रहे होंगे, आप सभी का फोकस क्लास में होगा। अब हम आते हैं हमारी मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच में आपको 5 हेड्स देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना, मॉडर्न अप्रोच में आपको 5 हेड्स देखने को मिलेंगे। पहला हेड जो है वो है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है इनकम्स या गेन्स, चौथा है एक्सपेंसेस या लॉसेस और पांचवा है कैपिटल। पहला है एसेट। एसेट जब भी बिजनेस में आता है तो वो बिजनेस में क्या होता है, बढ़ता है। जब भी आपके बिजनेस में कैश आएगा तो आपके बिजनेस का कैश बढ़ेगा। जब भी आपके बिजनेस में मशीन आएगी तो आपके बिजनेस में मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। जब भी आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो आपके बिजनेस में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो भी एसेट्स आपके बिजनेस में आते हैं, जब भी एसेट्स आपके बिजनेस में आते हैं मतलब बढ़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सिंपल सा ये रूल है, उन्हें हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और जब भी आपके बिजनेस से एसेट्स कम होते हैं मतलब आपके बिजनेस से एसेट्स जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये है बढ़ने के लिए, जब भी एसेट्स बढ़ते हैं, और ये है जब भी एसेट्स कम होते हैं। लायबिलिटीज में, जब भी बिजनेस में लायबिलिटीज बढ़ेंगी, जब भी बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। अब मैं आपको बताता हूं लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है। जैसे एसेट्स आपके बिजनेस में रिसोर्सेज होती है, आपके बिजनेस पे जिस आपके बिजनेस का जिस जिस चीज पे मालिकाना हक है, जिस चीज की ऑनरशिप आपके बिजनेस के पास है, वो सभी रिसोर्सेज आपकी बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। वैसे ही लायबिलिटीज का मतलब होता है जो भी आपके बिजनेस की जिम्मेदारी है, जो भी आपके बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज है, वो सभी चीजें आपके बिजनेस की लायबिलिटीज कहलाती हैं। लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो आपके बिजनेस को पे करनी है, आज नहीं तो कल पे करनी है, तो वो सभी चीजें आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हो जाती हैं। अब देखो, जब हम फर्नीचर खरीद कर लाए थे राहुल से, ये वाली एंट्री देखना सब लोग ध्यान से, एंट्री नंबर 3 पे देखना। जब हमने राहुल से फर्नीचर खरीदा था क्रेडिट में, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट, तो हम राहुल से ना उधार फर्नीचर खरीद कर लिए आए थे। तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमारे बिजनेस में जब फर्नीचर आया तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में आया है। कोई भी एसेट आपके बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। मॉडर्न रूल क्या कहता है, जब भी आपके बिजनेस में एसेट बढ़े तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। फर्नीचर आपने खरीदा है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, और बढ़ रहा है तो आपने उसको डेबिट कर दिया मॉडर्न रूल के हिसाब से। अब राहुल जो है, उसे आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने उससे उधार खरीदा है, आज नहीं देने, बाद में देने, लेकिन आपको उसको पैसे देने हैं। वो आपकी लायबिलिटी है, वो बढ़ गई। 5,000 रुपए से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपके ऊपर 5,000 रुपए का कर्ज बढ़ गया। और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो, राहुल हमारी लायबिलिटी है तो उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आया कि नहीं, राहुल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई, हमें उसको पैसे देने हैं तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम कर देते हैं डेबिट। मान लो मैं अगर राहुल को पैसे दे दूंगा, अगर मैंने राहुल को पैसे दे दिए 5,000 रुपए, एक एंट्री देखो,
ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने कैश दे दिया, कैश पेड टू राहुल ₹5,000। जो 5,000 रुपए मुझे उसे देने थे, मैंने अगर उसको दे दिए तो एंट्री क्या होगी? राहुल अभी मैंने डेबिट क्रेडिट करा था क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब जो राहुल नाम की मेरी लायबिलिटी है ना, जब वो बड़ी थी तो मैंने उसको मैंने उसको क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। अब वो कम हो रही है क्योंकि मैं उसको पैसे दे रहा हूं, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? लायबिलिटी कम होगी तो उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। तो अब मैं एंट्री करूंगा राहुल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट साइड में क्या लिखाएगा? क्रेडिट साइड में लिखाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब तुम उसको पैसे दे रहे हो तो तुम्हारे पास से कैश जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपए इस साइड और 5,000 रुपए इस साइड। इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन बताओ भाई, आपके दिमाग के तार खुल गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, मजा आ गया होगा कि कैसे राहुल, जो लायबिलिटी थी हमारी, जब वो बढ़ रही थी तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया, और जब हमने उसके पैसे दे दिए वो कम हो रही है तो उसे हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो ये रूल है। लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी क्रेडिट, जब भी कम होंगी डेबिट। अब इनकम्स एंड गेन्स जब भी बढ़ते हैं, जब भी हमारी इनकम होती है या गेन होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखा होगा जब भी हम सेल्स करते हैं या ये रेंट हमको मिला था तो हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा था। जब भी हमने सेल्स करी है या रेंट हमको मिला है तो उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा। जब भी हमने सेल्स करी उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखी। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, इनकम कम होगी तो आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे। जब भी आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे। जब भी मैं किसी को सैलरी पे कर रहा था तो मैं उसको डेबिट साइड में लिख रहा था, क्योंकि वो मेरा खर्चा है, वो खर्चे बढ़ रहे हैं तो मैं उसको डेबिट साइड में लिखते जाऊंगा। मैंने वेजेस पे करे तब भी मैंने उसको डेबिट साइड में लिखा। मैंने गुड्स परचेस करे, परचेस करना भी खर्चा है तो मैंने उसको डेबिट साइड में लिखा। जब भी खर्चे कम होंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल। जब भी बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी तो वो लिखाएगी क्रेडिट साइड। जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी, हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही थी, जब बिजनेस को पैसे दिए ऑनर ने तो बिजनेस में कैपिटल आई। बिजनेस में कैपिटल आई 2 लाख रुपए, मतलब बिजनेस के 2 लाख रुपए बढ़े कैपिटल में। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड में लिखाएगी, इसीलिए यहां पर कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में लिखाई। और जब भी कैपिटल कम होगी तो वो कहाँ लिखाएगी? डेबिट साइड में लिखाएगी। तो वो हो जाएगा डेबिट साइड। जब भी डिक्रीज होगी तो वो लिखाएगी डेबिट साइड में। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो बताओ मॉडर्न अप्रोच समझ में आई कि नहीं? अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि जर्नल क्या होता है। देखो, ध्यान से समझो, थ्योरी है, बहुत अच्छे से समझना। हमने देख लिया जर्नल क्या है, पीछे जर्नल एंट्रीज क्या है हमने वो देख ली, समझ ली, एक बार करके भी देख ली। अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जर्नल के बारे में क्या लिखा है, जर्नल क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। जर्नल का मतलब होता है एक ऐसी बुक, जर्नल का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहली बार, उसे हम जर्नल कहते हैं। मतलब एक ऐसी बुक जिसमें सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, वो बुक कहलाती है जर्नल। वो बुक क्या कहलाती है? जर्नल। और इसका नाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होता है। क्या होता है इसका नाम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसमें सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, मतलब इसमें सबसे ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो पहले ही रिकॉर्ड करते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो ये होता है जर्नल। मतलब जर्नल एक बुक है जिसमें सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल तो हो गई एक बुक। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो अभी हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे, मतलब हम अपनी बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, उन ट्रांजैक्शंस को लिख रहे थे, तो वो होती हैं जर्नलाइजिंग।
हम उन ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे थे, सही चीज को डेबिट कर रहे थे, सही चीज को क्रेडिट कर रहे थे, इसी चीज को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस चीज को नोट कर लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। जर्नल वो बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इसे हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स या प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, वो कहलाती है जर्नलाइजिंग। अब देखो, ये जो जर्नल है ना, ये सबसे पहली प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की। जर्नल जो होती है वो फर्स्ट प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की। मतलब जो सबसे पहली चीज आप अकाउंटिंग में करते हो वो करते हो रिकॉर्डिंग। आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। काय में रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। इसके बाद दूसरी स्टेप आती है, जर्नलाइजिंग होती है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद दूसरी स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ये होती है हमारी सेकेंड स्टेप। पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना जर्नल एंट्रीज को इंडिविजुअल अकाउंट्स में, और इस चीज को पोस्टिंग बोला जाता है। हम आगे वाले लेक्चर में ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसफर की जाती हैं जर्नल एंट्रीज इंडिविजुअल अकाउंट में, मतलब अकेले अकेले खातों में। सबका एक अपना अकाउंट होता है, कैश का एक अपना अकाउंट होता है, परचेज का एक अपना अकाउंट होता है, वेजेस का एक अपना अकाउंट होगा, सैलरी का एक अपना अकाउंट होगा, मशीन का एक अपना अकाउंट होगा। इन सब के अलग अलग अकाउंट्स जब बना दिए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग, जिसको हम लेजर भी बोलते हैं। ये चीज आप आगे समझोगे। अब इस चीज को रीड करते हैं। द सीक्वेंस कॉजेज द जनरल टू बी कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कह रही है ये लाइन? क्योंकि जर्नल सबसे पहली स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस की, इसीलिए उसको, उसका सीक्वेंस सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले जर्नल की जाती है, इसलिए उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। एंड द लेजर अकाउंट एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। और लेजर अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आती है। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द नंबर एंड commonality of most transaction, the journal is subdivided into number of books of original entries. अब journal के बहुत सारे types होते हैं, journal proper, cash book, other days books, और purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable, bills payable, ये सारी books होती हैं जिसको हम next chapter में discuss करेंगे, discussed in next chapter। ये सभी चीजें हम अगले वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्नल क्या, अब जर्नल कैसे की जाती है, क्या क्या होता है जर्नल? ये बेसिक बुक होती है जिसको हम ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं। इन दिस बुक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नोट करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। एक सीक्वेंस में हमें सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। यही मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। मतलब जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं सीक्वेंस में, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जब वो ट्रांजेक्शन होती है तभी उन्हें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आफ्टरवर्ड्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिस बुक आर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, और इसके बाद हम इनको पोस्ट कर देते हैं लेजर में, जो हम सीखेंगे आगे। ईच ट्रांजेक्शन इज सेपरेटली रिकॉर्डेड आफ्टर डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ये डिटरमाइन करके कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये सब चीजें आप आगे सीखोगे। तो ये है जर्नल का फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है डेट कॉलम, जिसमें डेट आती है ट्रांजैक्शंस की। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर कॉलम, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट के नाम लिखे होते हैं। मतलब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके नाम कहाँ लिखे होते हैं? पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखे होते हैं। अभी हमने पीछे देखा था। एलएफ लेजर फॉलियो होता है, ये रिकॉर्ड करता है पेज नंबर जब हम लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं। मतलब जब आप लोग लेजर पोस्टिंग सीखोगे ना, जब आप लोग लेजर पोस्टिंग सीखोगे तब आप ये एल एफ लेजर फोलियो वाला कॉलम समझोगे कि कैसे इसमें नंबर्स लिखाते हैं, पेज नंबर्स लिखाते हैं इसमें। डेबिट अमाउंट शोज द अमाउंट ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड। जितना अमाउंट डेबिट साइड में लिखाना है वो डेबिट साइड में लिखाता है, डेबिट अमाउंट शो करता है। और क्रेडिट अमाउंट शो करता है
वो चीज जो क्रेडिट साइड लिखानी, मतलब वो अमाउंट जो क्रेडिट साइड में लिखाना है, वो क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट कॉलम शो करता है। अब पता है ये सब चीजें क्या है? मैंने आपको बताया था कोई ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर का कॉलम होता है। देखो, सबसे पहला कॉलम होता है डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर का कॉलम आता है। तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं, मान लो 1 अप्रैल लिख देते हैं। 1 अप्रैल हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने इस दिन बिजनेस स्टार्ट करा, तो हमने एंट्री क्या करी, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। हम कैश लेके आए बिजनेस में, तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट, और लास्ट में हम लिखते हैं डेबिट। जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके लास्ट में हम डेबिट लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और जितने भी क्रेडिट साइड वाले अमाउंट होते हैं वो लिखाते हैं टू। जैसे कैपिटल बढ़ रही है, जब भी कैपिटल बढ़े तो वो क्या होती है, क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो वो क्या कह रहा है, डेबिट अकाउंट इज रिटर्न फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मतलब जो लेफ्ट वाला साइड है ना, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड से लिखाता है डेबिट अमाउंट विथ डेबिट करके, मतलब लास्ट में हम इसमें डेबिट लिखते हैं। क्रेडिट अकाउंट इज रिटर्न ऑन द नेक्स्ट लाइन विथ प्रीफिक्स टू। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखाता है, क्रेडिट वाला लिखाता है और उसमें एक प्रीफिक्स लगता है टू, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखाता है वो। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बिलो इज कॉल्ड नरेशन। फिर इसके नीचे हम एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जिसको हम नरेशन बोलते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसके बाद नरेशन लिखाती है ना। अ लाइन इज ड्रॉन आफ्टर नरेशन टू शो कंप्लीशन ऑफ एंट्री, और इसके बाद हम लोग एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एंट्री खत्म हो गई। दोनों साइड अमाउंट लिख दिया, जैसे 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तो यही सब लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर यही सब लिखा है जो चीज़ मैं अभी पीछे आपको सिखाते हुए ला रहा हूँ। लेजर फॉलियो में लेजर के पेज नंबर लिखाते हैं, और ये पोस्टिंग के टाइम पर फिल होता है। वो कॉलम जर्नल एंट्रीज करने के टाइम पर फिल नहीं होता, नॉट ड्यूरिंग जनरल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करते टाइम आप उस कॉलम को फिल नहीं कर सकते। आप उसको कब फिल करोगे, जब आप लेजर में पोस्ट करोगे तब आप उस कॉलम को फिल करोगे। पेज टूल्स, ये चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, समय आने पर ये चीज़ें आप लोग सीखेंगे। सिंपल जनरल एंट्री, जिसमें सिर्फ 2 खाते इन्वॉल्व होते हैं। देखो, अभी तक हमने पीछे जितनी भी एंट्रीज करी ना, जितनी भी एंट्रीज अभी तक हमने पीछे करी, इसमें एक खाता, दो खाता, इसमें भी एक, दो, इसमें भी एक, दो, नेक्स्ट में इसमें भी एक अकाउंट, दो अकाउंट, इसमें भी एक, दो, इसमें भी एक, इसमें भी दो। मतलब सारी एंट्रीज में सिर्फ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। और ऐसी एंट्रीज जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो एंट्रीज कहलाती हैं सिंपल जनरल एंट्रीज। व्हेन ओनली 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन इट इज कॉल्ड अ सिंपल जनरल एंट्री। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स ₹30,000। 30,000 के गुड्स हमने गोविंद ट्रेडर्स से खरीदे, तो परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद ट्रेडर्स। क्योंकि गोविंद से खरीदे, कैश हमारे पास से जा नहीं रहा है, उधार में खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो गोविंद ट्रेडर्स क्या है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू गोविंद ट्रेडर्स लिखा जाएगा 30,000। 30,000, इसमें एक अकाउंट, 2 अकाउंट, सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये सिंपल जनरल एंट्री है। एक एंट्री होती है कंपाउंड जनरल एंट्री, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वो कहलाती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहलाती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे फर्नीचर परचेस करा मॉडर्न फर्नीचर से 25,000 रुपए का, 5,000 रुपए कैश पे कर दिए, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार एंट्री है। 5,000 रुपए पे कर दिए कैश से, 20,000 रुपए अभी पेएबल है, मतलब देना बाकी है। पेएबल मतलब देना बाकी है, 20,000 रुपए अभी देना बाकी है, पेएबल का मतलब। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आपके बिजनेस में आया, आपके बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर आपके बिजनेस में आया, 25,000 रुपए का। आपके पास से कैश कितना गया, टू कैश अकाउंट,
कैश आपके पास से गया 5,000 रुपये। अब जो बाकी 20,000 रुपये हैं, देखो दोनों साइड टोटल बराबर आना चाहिए, इधर 25 है तो इधर भी 25 आना चाहिए। तो ये जो बाकी 20,000 रुपये हैं ये किस नाम से लिखाएंगे? 5 का तो कैश चला गया तो वो क्रेडिट कर दिया हमने कैश 5,000 से। 20,000 रुपये हम किस नाम से लिखेंगे? मॉडर्न फर्नीचर के नाम से, क्योंकि हम उससे उधार लेकर आ रहे हैं। वो गिवर है। मॉडर्न फर्नीचर ने हमको फर्नीचर दिया, मतलब वो गिवर है। क्रेडिट द गिवर। तो टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। तो ये है कंपाउंड जनरल एंट्री, जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिसमें सिर्फ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होती है सिंपल जनरल एंट्री। अब मैं आपको ये चार जो शब्द हैं इनके मीनिंग बता देना चाहता हूं एक बार। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, ये आउटस्टैंडिंग का मतलब है। प्रीपेड का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी। अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी देना बाकी है, अभी तक सैलरी दी नहीं, सैलरी की डेट निकल गई अभी तक दी नहीं, तो ये आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, ये हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं? लायबिलिटी होती हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने सैलरी अभी तक दी नहीं, सैलरी देने की डेट निकल चुकी है, अब मैंने सैलरी नहीं दी, तो वो सैलरी मेरे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई, मेरी एक ऑब्लिगेशन बन गई कि मुझे सैलरी देनी है। अगर लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे सैलरी देनी है। लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो अभी रेंट देना बाकी है, रेंट देना है मुझे। अगर लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब वेजेस देना बाकी है। मतलब जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग है वो सभी चीज़ें मेरी लायबिलिटी होती हैं। याद रखना, जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग है वो मेरी लायबिलिटी होती है। अब प्रीपेड, प्रीपेड पे आते हैं। प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब है पहले से दे दिया, या हम कह सकते हैं इन एडवांस। एडवांस में दे दिया, पहले से दे दिया। तो हमने किसी चीज को पहले ही कर दिया, अभी करना नहीं था। मान लो मैंने सैलरी दे दी, मैंने किसी चीज का पहले से ही प्रीपेड दे दिया, मतलब पहले से ही पे कर दिया, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। मुझे इंश्योरेंस देना था, मैंने पहले ही पे कर दिया, अभी डेट नहीं आई, पहले ही पे कर दिया। अभी करना नहीं था लेकिन पहले ही पे कर दिया। तो जो प्रीपेड वाली चीज होती हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं। मतलब वो अभी हमारे पास नहीं है, हमने पहले ही पे कर दी, लेकिन अभी उस पर हक हमारा ही है, क्योंकि अभी उसको देने का टाइम नहीं आया था। हमने उसको दे दिया, लेकिन अभी उसको देने का टाइम नहीं आया था, लेकिन हमने उसको दे दिया, पहले से ही प्रीपेड दे दिया। तो वो हमारे एसेट्स हैं, वो हमारी रिसोर्सेज है अभी, क्योंकि अभी उसको देने का टाइम नहीं आया था। तो प्रीपेड वाली चीज़ें याद रखना एसेट्स होती हैं। एडवांस वाली चीज़ें भी, अगर आपको एडवांस में मिल गया तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। आपको अभी मिलना नहीं था लेकिन आपको एडवांस में मिल गया, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। अगर आपने एडवांस में किसी को पे कर दिया तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है। अभी आपको पे नहीं करना था, अभी आपको देना नहीं था, लेकिन आपने पे कर दिया, तो वो चीज़ आपके लिए क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। अनअर्न्ड का मतलब होता है अभी आपने कमाया नहीं लेकिन आपको मिल गया। अनअर्न्ड का मतलब होता है अभी आपने कमाया नहीं लेकिन आपको पहले ही मिल गया, तो वो चीज़ आपकी नहीं है, आपको पहले ही मिल गई, तो वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब जो भी चीज़ जिस पे आपका हक नहीं है वो आपको मिल गया है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। आपको देना है, आपने दिया नहीं, आपके पास रखा है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। आपको अभी मिलना नहीं था, आपको मिल गया, तो वो आपकी लायबिलिटी है। आपको अभी देना नहीं था, आपने पहले ही दे दिया, तो वो चीज़ आपकी एसेट है। तो इन चारों चीज़ों को हम बाद में और अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। 1 घंटे का हमारा लेक्चर हो चुका है और हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11th एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन 12th,
क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 15th। तो ये 5 क्वेश्चंस 11, 12, 13th, 14th, 15th, ये पांचों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर अपनी बहुत अच्छी कमांड बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 11 थे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु के बुक्स में हमें ये एंट्रीज पास करनी है। तो ऊपर आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ हिमांशु जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री है 1 दिसंबर की, तो यहां पर हम डेट डाल लेते हैं दिसंबर, और यहां बात हो रही है 1 दिसंबर की। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट करा कैश में 75,000। तो एंट्री क्या होगी? देखो, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा मतलब आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आपके बिजनेस के लिए एसेट है। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू। जब भी कैपिटल बढ़े, अब देखो आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उससे आपकी कैपिटल बढ़ रही है। बिजनेस में जब भी ऑनर पैसा लगाता है तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है। तो टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या कहता है? जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड में लिखाएगी, इसीलिए लिखाइए टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक लाइन नीचे से लिखने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ती है, मैंडेटरी है, स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जब भी हम करेंगे तो स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। 75,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 7 दिसंबर की। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के। तो 7 दिसंबर की ये एंट्री है। 7 दिसंबर की परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश में हमने गुड्स खरीदे। परचेस हमारा खर्चा होती है, गुड्स जब भी खरीदेंगे तो वो परचेस नाम से रिकॉर्ड करेंगे। परचेस, नरेशन भी लिखते चलते हैं, नरेशन भी लिखना जरूरी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 7 दिसंबर की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने कैश में परचेज करा है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। कितने का कैश हमारे पास से जा रहा है? 10,000 रुपए का, क्योंकि हमने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स खरीदे। नेक्स्ट एंट्री है 9 दिसंबर की। सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। अब ऐसा नहीं लिखा कि हमने कैश में बेचा है। 9 दिसंबर हमने स्वाति को गुड्स बेचे, हमने इसको उधार बेचे होंगे क्योंकि वहां पर कैश नहीं लिखा है। तो एंट्री में क्या होगा? कैश तो आएगा नहीं हमारे पास क्योंकि हमने उधार में बेचे हैं, लेकिन गुड्स किसके पास जा रहे हैं? स्वाति के पास जा रहे हैं, तो हमें स्वाति का नाम लिखना पड़ेगा। स्वाति रिसीवर है तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। स्वाति क्या है? रिसीवर। स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट से, क्रेडिट साइड में लिखाती है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स हमने बेचे हैं स्वाति को? 5,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे हैं। 5,000, 5,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। हमने स्वाति को गुड्स बेचे हैं उधार में।
इसके बाद कौन सी एंट्री है? 12 दिसंबर परचेस फर्नीचर ₹3000, 3000 रुपए का फर्नीचर परचेस करा। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, वो बिजनेस में आ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है। अगर यहाँ किसी का नाम लिखा होता तो हम उसका नाम यूज़ करते, क्योंकि कैश नहीं लिखा। पर यहाँ पर कैश भी नहीं लिखा, किसी का नाम भी नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में परचेस करा है 3000 रुपये का। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड 18 दिसंबर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4000 रुपये। हमने स्वाति को 5000 रुपीज़ के गुड्स बेचे थे, लेकिन स्वाति से हमें 4000 रुपये ही आ रहे हैं। मतलब 1000 रुपये का हमने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट दे दिया। अब अगर आपने 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया तो वो आपका नुकसान है। आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपका नुकसान है। आपको 5 मिलने थे, 4 मिल रहे हैं, 1000 रुपये का नुकसान है। तो जितना भी नुकसान होता है, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक नुकसान है। नुकसान किस साइड लिखाता है? डेबिट साइड लिखाता है। तो उससे हमें कैश मिल रहा है स्वाति से 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर, 18 तारीख को हमारे पास कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना इस एंट्री को। कैश कितना आया आपके पास बेटा? कैश आया आपके पास 4000 रुपये। आपने जो डिस्काउंट अलाउड करा वो आपका खर्चा है, और जो भी आपके खर्चे होते हैं, जो भी आपके नुकसान होते हैं, वो डेबिट साइड में लिखाते हैं। तो ये हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आपने अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो वो भी डेबिट साइड में लिखा गया। टू किसको आप खत्म कर रहे हो? स्वाति को। देखो, जब स्वाति से हमने उधार खरीदा था तो उसको, जब स्वाति ने हमसे उधार खरीदा था तो हमने उसको डेबिट करा था। अब वो 5000 रुपये, अब वो हमें 4000 रुपये दे रही है, तो अब हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे पूरे 5000 रुपये से, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट में दे दिया हमको। 1000 रुपये का उसने हमसे क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया, और बोला कि अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैंने फुल सेटलमेंट में दे दिया। मतलब मेरे पूरे 5000 रुपये जो तुमने अपने पास लिख रखे हैं ना मेरे नाम से, उसे हटा दो। तो हमने डेबिट कर रखे थे स्वाति को 5000 से, हमने उसको वापस से क्रेडिट कर दिया। तो जो स्वाति डेबिट हुई थी 5 से, वो 5000 से वापस क्रेडिट हो गई, मतलब स्वाति हो गई जीरो। 5 से डेबिट, 5 से क्रेडिट, मतलब जीरो, खत्म। स्वाति से अब हमें कुछ भी नहीं मिलना, 4000 रुपये मिल गए। 1000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ये थी एंट्री। और ये एंट्री में दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश अकाउंट, एक डिस्काउंट अकाउंट, और एक स्वाति का अकाउंट इन्वॉल्व है। तो ये एंट्री कहलाएगी कंपाउंड एंट्री। और बाकी एंट्रीज जो अभी हम कर रहे थे वो सभी एंट्री सिंपल एंट्रीज थी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में हमको स्वाति से कैश रिसीव हो गया 18th को। 25 जनवरी को हमने रेंट पे करा 1000 रुपये। रेंट हमारा खर्चा होता है, 25 को हमने पे करा। तो खर्चे जितने भी हैं डेबिट साइड में लिखाते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू। रेंट हम कैश में ही पे करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। कैश या बैंक से पे करते, कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेंगे। 1000 रुपये, 1000 रुपये। बीइंग रेंट पेड। लास्ट एंट्री हमारी 30 दिसंबर की, हमने सैलरी पे करी। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में लिखाई। कैश हमारे पास से जा रहा है सैलरी पे करने में, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। कितने की है सैलरी? 1500 रुपये की। बीइंग सैलरी पेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
11th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10th तक अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन थे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम जर्नलाइजिंग पे आए थे, तो हमने स्टार्ट करा क्वेश्चन नंबर 11th और हमने क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे आपको इस कॉन्सेप्ट से दोस्ती होती जा रही होगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका 12th, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। फिर से वही, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, इन द बुक्स ऑफ हिमांशु journal entries। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,75,000। बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। कमेंस्ड बिजनेस मतलब बिजनेस चालू करा कैश से 1 जनवरी को 1,75,000 रुपये से। 1,75,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा जनवरी 1st। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 1,75,000 टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस में कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है टू कैपिटल अकाउंट। कितनी, 1,75,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट करा 1 जनवरी को। फिर बिल्डिंग, 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी, दूसरी लाइन नहीं पढ़ी थी। दूसरी लाइन नहीं पढ़ी थी हमने। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से 1,75,000 और साथ में हम बिल्डिंग भी दी हमने बिजनेस को। हमने, हो सकता है हमारे पास एक बिल्डिंग हो, वो बिल्डिंग भी हमने बिजनेस को दे दी। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में, डेबिट हो गया। बिल्डिंग आ रही है बिजनेस में तो लिखाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग कितने की है, 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है भाई, 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग है। टू कैपिटल अकाउंट, कैश आया बिजनेस में, बिल्डिंग आई बिजनेस में, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2,75,000 रुपए। 1,75,000 कैश और 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग, टोटल हो गए 2,75,000 रुपए। नरेशन लिख देते हैं सिंपल सी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैप, कैश एंड बिल्डिंग, सॉरी, कैश एंड बिल्डिंग से हमने बिजनेस स्टार्ट करा। दूसरी एंट्री है जनवरी 2 की, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 75,000 के गुड्स परचेज करे 2 जनवरी को। तो परचेज करना हमारे लिए खर्चा होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदे हैं तो कैश जाएगा बिजनेस से टू कैश अकाउंट। कितने के खरीदे हैं, 75,000 रुपीज के खरीदे हैं कैश में। 75,000, 75,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स खरीदे। थर्ड एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू रमेश रुपीज 30,000। रमेश को हमने गुड्स बेचे हैं 30,000 रुपए के। लिखा नहीं है वहां पर कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा क्योंकि हमने रमेश का नाम लिखा है, रमेश को बेचे हैं। कैश नहीं आ रहा तो हम कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन रमेश के पास गुड्स जा रहे हैं, रमेश रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू, सेल्स हमारी इनकम है इसलिए हम लिखते हैं सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स हमने बेचे हैं, 30,000 रुपए के। बीइंग गुड्स
सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में हमने गुड्स बेच दिए 3 जनवरी को। 4 तारीख को हमने वेजेस पे करे 500 रुपये। वेजेस हमारे लिए खर्चा है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वेजेस पेड। वेजेस हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। खर्चा कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए के वेजेस पे करे हैं? 500 रुपए के वेजेस पे करे हैं। ये है 4 जनवरी। अब 6 जनवरी को सोल्ड करे गुड्स कैश में 10,000 रुपए के। 6 जनवरी को, 6 तारीख को हमने गुड्स बेचे 10,000 रुपए के। तो गुड्स बेचे हैं कैश में, तो कैश आएगा। जब भी कैश आए तो कैश डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 रुपए के गुड्स हमने बेच दिए। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स बेच दिए। इसके बाद हम देखते हैं 10 जनवरी को पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस पे करा है, खर्चा है। ट्रेड एक्सपेंसेस भी हमारा खर्चा होता है 7 जनवरी को। 10 जनवरी को कराए वो। ट्रेड एक्सपेंसेस भी हमारे लिए खर्चा है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के हैं ट्रेड एक्सपेंसेस? 700 रुपए के। 700 रुपए के बीइंग एक्सपेंसेस पेड। खर्चा पे कर दिया। इसके बाद कौन सी तारीख है? 12 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश को हमने 30,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, उससे 29,500 रुपए मिल रहे हैं और 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो कैश हमें मिल रहा है रमेश से। 11th एंट्री है। कैश आ रहा है कितना? 29,500। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है कितना? 29,500। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हमने उसको, वो हमारे लिए खर्चा है, तो वो भी हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ करा हमने उसको 500 रुपये। और रमेश से 30,000 रुपये आने थे, रमेश से हमको 29,500 मिल गए। 500 का उसको डिस्काउंट दे दिया। रमेश को हमने 30,000 से डेबिट करा था, अब हम उसको वापस से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, मतलब रमेश को हम खत्म कर देंगे। तो टू रमेश अकाउंट कितने? 30,000 रुपये बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। ये था हमारा 12 तारीख का। इसके बाद आती है 14 तारीख। ये था हमारा 12 तारीख का। अब आती है हमारी 14 तारीख को। 14 तारीख को क्या हो रहा है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर 27,000। 27,000 के गुड्स खरीदे सुधीर से। कैश में नहीं खरीदे, हमने उधार खरीदे हैं। तो परचेज तो डेबिट होगा, क्योंकि परचेज तो खर्चा है ही। परचेस एक तरीके का खर्चा है, अभी पैसे दिए हो या ना दिए हो, परचेस तो खर्चा है। परचेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, लेकिन गुड्स हमें कौन दे रहा है? गिवर कौन है? सुधीर। तो टू सुधीर अकाउंट, हमने सुधीर से उधार में खरीदे। क्रेडिट द गिवर, सुधीर ने हमको गुड्स दिए हैं तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने सुधीर से गुड्स खरीद लिए। कितने के गुड्स खरीदे हैं? 27,000। 27,000। 27,000। 18 जनवरी को कार्टेज पे करा 1,000 रुपए का। कार्टेज भी एक तरीके का खर्चा है। 18 जनवरी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंस पेड। ये भी एक तरीके का खर्चा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? पे कर दिया। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए।
1000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है 20th को, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5000। 20 जनवरी, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने बिजनेस से कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। जब भी हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालते हैं तो बिजनेस का एक तरीके से खर्चा होता है, और पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना या कुछ भी बिजनेस से निकालना ड्रॉविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रॉविंग। मतलब ड्रॉविंग भी एक खर्चा है। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, कैश निकाला है तो क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए निकाल लिए हमने बिजनेस से? 5000 रुपए निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालोगे या कुछ भी निकालोगे तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉविंग नाम से। कैश निकाला है तो कैश हमारे बिजनेस से चला गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और ड्रॉविंग हमारे लिए खर्चा है, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, तो उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बीइंग कैश विथड्रॉन, कैश हमने विथड्रॉ कर लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। इसके बाद हम 22 जनवरी का देखते हैं। गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड ₹2000। 2000 रुपए के गुड्स हमने हाउस होल्ड के लिए निकाल लिए। ध्यान से समझना इस एंट्री को। कौन सी तारीख है? 22 तारीख, 22। तो ड्रॉविंग पर्सनल यूज के लिए निकाला है, घर के लिए निकाला है, तो ड्रॉविंग तो लिखाएगा ही। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा तो है ही वो। टू, इस बार उसने कैश नहीं निकाला, इस बार उसने गुड्स निकाल लिए। गुड्स जब बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम उसको परचेस अकाउंट के नाम से लिखते हैं। इस बार गुड्स बिजनेस से कम हो रहे हैं तो परचेस को हम डेबिट करते थे, तो अब हम परचेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेस अकाउंट। जब भी हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो परचेस हम डेबिट करते हैं, लेकिन हमने अगर गुड्स बिजनेस से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए तो हम परचेस को इस केस में क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा। बीइंग गुड्स विथड्रॉन, कितने के गुड्स निकाल लिए? 2000 रुपए के। लास्ट एंट्री चेक करते हैं। कैश पेड टू सुधीर 26,700 और 300 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया। हमने सुधीर को कैश पे करा 26,700 और हमको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने तारीख की है ये एंट्री? 27 तारीख की। हमने सुधीर को कैश पे करा तो इस बार रिसीवर कौन है? सुधीर। अकाउंट डेबिट टू, सुधीर को हमें टोटल 27,000 देने थे तो पूरा 27,000 से उसको डेबिट कर दो। हमारे पास से कैश कितना गया? टू कैश अकाउंट 26,700 रुपये हमारे पास से कैश गया और 300 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमको डिस्काउंट मिल गया 300 रुपये का। डिस्काउंट अगर हमको मिला है तो वो हमारे लिए इनकम है, वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और कैश हमारे पास से गए 26,700 और सुधीर को हमने पूरे 27,000 रुपये से खत्म कर दिया। इससे पहले हमने कहीं पे सुधीर को क्रेडिट करा था। देखो इधर हमने सुधीर को क्या करा है? क्रेडिट करा है 27,000 रुपये से। हमने पीछे क्या कर दिया? सुधीर को वापस से, हमने पीछे सुधीर को वापस से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया पूरे 27,000 से। मतलब अब सुधीर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको पैसे दे दिए। बीइंग कैश पेड टू सुधीर, सुधीर को हमने कैश पे कर दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही इजी सा ये क्वेश्चन था, आप लोगों को मजा आ गया होगा। 1.5 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, 13th 14th 15th। अब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, ये 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। क्योंकि पहली बात तो ये जो लेक्चर है ये 1.5 घंटे का हो चुका है। आपके लिए ये एक नया टॉपिक है।
आपके लिए ये जो एक नया टॉपिक है और ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक आपको लग सकता है। तो पहले इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना, हर चीज़ पे कमांड बनाना। बचे हुए जो 3 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से और हाई लेवल के हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। अभी हमने क्वेश्चन 11th करा, क्वेश्चन 12th करा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। और एक क्वेश्चन हमने खुद ने बना के करा जिसमें 10 एंट्रीज थी। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हमने इसमें करे। हमने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े और बहुत अच्छे से सीखा क्या होता है जर्नल एंट्रीज, क्या होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और कैसे उनका यूज किया जाता है। 3 क्वेश्चंस बचे हैं, एक छोटा सा लेक्चर और मैं ले लूंगा इसका पार्ट 2 के नाम से, जर्नलाइजिंग के पार्ट 2 के नाम से। उसमें हम इसके पूरे वो तीनों क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अ, आपको ज़्यादा हैवी ना लगे इसलिए मैं वो 3 क्वेश्चंस अभी इस टाइम पे नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है ये नए टॉपिक्स हैं आपके लिए, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ट्रस्ट रखिए, हर चीज़ करेंगे टाइम पे करेंगे। और एक बार और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार और इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, 1.5 घंटे का ये लेक्चर है। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आगे के सारे चैप्टर्स आप कर पाओगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो ही आप क्लास 12th की अकाउंटिंग सीख पाओगे। जर्नल एंट्री से ही आप क्लास 11th के आगे के चैप्टर्स भी कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। दिस इज साहिल राठौड़ साइनिंग ऑफ।